हाँ बच्चों, इंडेस 115 में रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर, अभी तक आपने स्टेप 3 तक कर लिया। पहला स्टेप क्या था? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कुछ शर्तें थी, दोनों पार्टी कमिटेड होनी चाहिए, इस टाइप का सिंपल सा स्टेप था। दूसरा क्या था? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। और तीसरा क्या था? ट्रांजेक्शन प्राइस। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब मुझे क्या क्या काम करने हैं, और ट्रांजेक्शन प्राइस का मतलब क्या था कि मुझे रुपए क्या मिलेंगे। अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मान लो मेरे 3 है, अब मुझे फोर्थ स्टेप करना है। फोर्थ स्टेप क्या है? allocation of ट्रांजेक्शन प्राइस। allocation ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब समझो मेरी बात। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में हमने मान लो क्या कर लिया कि 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मान लो। 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? जैसे ये 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। मैंने एक मशीन खरीदी कोई, या ऐसे मान लो कि मैंने कैमरा खरीदा। कैमरा मतलब रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉर्डिंग मतलब क्लास रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग मतलब क्लास रिकॉर्डिंग नहीं, प्रोफेशनल, ये जो क्या कहते हैं, सिक्योरिटीज़ कैमरास खरीदे या अटेंडेंस मशीन खरीदी। ठीक है, इनको अब जो भी होता है ना, चाहे सिक्योरिटीज़ कैमरा है या अटेंडेंस मशीन है या कुछ भी है, इनको इंस्टॉल करना पड़ता है आपको। भाई कैमरा तो है, वो मेरे को लैपटॉप में या मेरी एलईडी स्क्रीन पे जहाँ पर भी दिखेगा उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। ऐसी मशीन होती है अटेंडेंस मशीन, या मेट्रो रोड पर देखा है तुमने, गेट बंद हो जाता है, जैसे आप टोकन टच करते हो तब क्या होता है, वो गेट खुल जाता है। तो इनको इंस्टॉल भी करना पड़ता है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सा भी एक, मान लो कि मैंने सिक्योरिटीज़ कैमरा है, तो सामने वाला कह रहा है कि कैमरे का इतना लगेगा। इंस्टॉलेशन आप खुद करवाना चाहो कर लो, अपने मतलब अपने लेवल पर करवा लो, हमसे करवानी है हमसे करवा लो। इंस्टॉलेशन का इतना है, प्लस मेंटेनेंस का इतना है। एसी समझ लो कि एसी खरीदा आपने, सिंपल एग्जांपल लेने के लिए, तो एसी इंस्टॉल आपको करवाना करवा लो, आप अपने मैकेनिक से, अदरवाइज क्या है, आपको अपने मैकेनिक से करवाना है, अपने मैकेनिक से करवा लो, अदरवाइज क्या है, हमारा कर देगा आदमी, हम आपके इंस्टॉलेशन के एक्स्ट्रा चार्ज ले लेंगे। मेंटेनेंस का मतलब 2 साल का, 1 साल का, कोई भी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट और कर लिया। तो 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मैंने आइडेंटिफाई किए एक कॉन्ट्रैक्ट में। अब इन तीनों के उसने मुझसे लिए 1,50,000 रुपये। अब 1,50,000 में इसका कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है, इसको हम क्या बोलते हैं? अलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस। इसको 1,50,000 तो क्या मेरा ट्रांजेक्शन प्राइस, इन तीनों पे कितना कितना है, इसको हम क्या बोलते हैं? अलोकेट करना। इन तीनों का अलग अलग कितना है, अलोकेट करना। क्यों? क्योंकि ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का रेवेन्यू किसी अलग टाइम पे रिकॉग्नाइज हो सकता है, इसका किसी अलग टाइम पे हो सकता है, इसका किसी अलग टाइम पे। वो मेरा 5th स्टेप है कि कब इसको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। 5th स्टेप है वो मेरा। लेकिन इसका कभी और हो सकता है, इसका कभी और हो सकता है, इसका कभी और हो सकता है। तो इसमें से इसका कितना है? मान लो कि कैमरा सेल होते ही वो इसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा, तो इसका है कितना? मेंटेनेंस तो अगले साल होगी, तो उसका लेटर ऑन रिकॉर्ड होगा। तो किसका कितना कितना है, ये डिसाइड करना इज कॉल्ड अलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस। तो आपको बेसिक आइडिया लग गया। अब हम इसको पढ़ते हैं। एक मिनट, तो इसको हम पढ़ते हैं। स्टेप 4 के अलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। अलोकेशन ऑब्जेक्टिव, ये पैरा 73 है इंडेस का। while allocating the transaction price the objective of the entity should be, कि किस तरह से आप अलोकेट करना अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पर, क्या ऑब्जेक्टिव रखना अपने मन में। अलोकेट द ट्रांजेक्शन प्राइस टू ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, इसको एक बार बोल जाओ वर्ड को, टू ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन एन अमाउंट दैट डिपिक्ट्स द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पर इतनी इतनी अमाउंट अलोकेट करो, दैट डिपिक्ट्स मतलब रिफ्लेक्ट्स द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू विच द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी एंटाइटल्ड इन एक्सचेंज फॉर ट्रांसफरिंग द प्रोमिस्ड गुड्स और सर्विसेज। इतना इतना अलोकेट करो हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे, जो क्या अमाउंट रिफ्लेक्ट करे, जो एंटिटी एक्सपेक्ट कर रही है हर एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से। जैसे मैंने तुम्हें बोला एसी प्लस इंस्टॉलेशन प्लस मेंटेनेंस, 1.5 इंच पर ये 1.5 लाख, इतना इतना अलोकेट करो कि हम एसी का क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, इंस्टॉलेशन का क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, और मेंटेनेंस का क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस 1,50,000 में हम एसी का क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना एसी पर डाल दो, इसका इतना पर, इसका। ये तो एक जनरल बात होगी कि आपको किस मेन क्राइटेरिया क्या है। अब इसको कैसे बांटेंगे, ये तो आपने बोल दिया कि आप एक्सपेक्ट कितना कितना कर रहे हो, लेकिन हम बांटेंगे कैसे, मेथड क्या बताया? टू मीट द अबव ऑब्जेक्टिव। तो ये बात तो कह रहा है कि ये ऐसे ऐसे करना है, लेकिन ये कोई क्लियर कट गाइडेंस तो हो भी नहीं गया, ये ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे। एक बार ये हैंग हो गया था मुझे, ठीक है, मैंने वापस स्टार्ट किया। टू मीट द लोकेशन ऑब्जेक्टिव,
एलोकेशन ऑब्जेक्टिव मतलब हर एक से कितना कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तुम्हें कैसे पता लगेगा, तुम्हें कैसे करना है। शेल एलोकेट द ट्रांजेक्शन प्राइस टू ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ रिलेटिव स्टैंड अलोन प्राइस, रिलेटिव स्टैंड अलोन प्राइस के बेसिस पर कि अलग अलग बेचते हैं तो कितने में बेचते हैं आप, ठीक है। आप अलग अलग बेचते हैं तो कितने में बेचते हैं, हर कस्टमर अगर ये तीनों चीज़ें अलग अलग देते हैं तो कितने में बेचते हैं, उस रेशो में आप क्या कर देना, अलोकेट कर देना। एक्सेप्शन है इसके, एक्सेप्शन क्या है, दो है, दो एक्सेप्शन है इस बात के, लेकिन अभी हम एक्सेप्शन जब पढ़ने होंगे तब पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ एक बार इतना ही समझो कि आपको स्टैंड अलोन प्राइस के रेशो में बांटना है। दो एक्सेप्शन है, डिस्काउंट और वेरिएबल कंसिडरेशन, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन करते हैं पहले। सुनो, ये आईसीआई का मटेरियल है बट आपको नहीं भेजा जाता इंस्टीट्यूट से। ये जो क्वेश्चन 52 में पढ़ रहा हूँ ना, ये आईसीआई का मटेरियल है बट आप लोगों का इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल नहीं है। ये बनाया इंस्टीट्यूट नहीं हुआ है, एजुकेशनल मटेरियल है। इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। कंपनी ए सेल्स अ फोटोकॉपियर मशीन फॉर 1 लाख, 1 लाख की मैं मशीन बेचता हूँ विद द कॉन्ट्रेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग दैट इट विल डू मेंटेनेंस फॉर 5 ईयर्स। साथ में मैं क्या करूँगा, मेंटेनेंस भी करूँगा 5 सालों की। तो मैंने दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गए, एक तो मशीन देना प्लस क्या करना, मेंटेनेंस 5 सालों की। इन सर्टेन ट्रांजेक्शन अदर ट्रांजेक्शन वेयर कंपनी हैज सोल्ड फोटोकॉपियर मशीन, कुछ ट्रांजेक्शन्स में इसने खाली कॉपी फोटोकॉपी की मशीन बेची है। वो कितने में बेची है, 80,000 में विदाउट मेंटेनेंस। और इफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट इज टेकन आउट सेपरेटली, आप मुझसे मशीन खरीदना चाहो आप मशीन खरीद लो, कितने में, 80 में। आप मुझसे मेंटेनेंस करवाना चाहो मेंटेनेंस करवा लो, कितने में, 30 में। और आप मुझसे दोनों ही ले रहे हो ये काम, तो मैंने आपसे कितने लिए, 1 लाख। कितने लिए मैंने, 1 लाख। तो मेरा इसमें दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आ गए, एक तो फोटोकॉपी की मशीन का और एक मेंटेनेंस का। और इन दोनों का अलग से स्टैंड अलोन प्राइस कितना है, 80 और 30। तो 80 और 30 के रेशो में 1 लाख को बांट दो। 1 लाख को किस रेशो में बांट दो, 80:30 के रेशो में। 80:30 के रेशो में इस 1 लाख को बांट दोगे तो क्या आ जाएगा, 72727 मशीन का आ जाएगा, 27273 इसका आ जाएगा। अब बस एक स्टेप हो जाएगा। अब आपको पता लग गया कि मशीन का कितना है, इतना, और मेंटेनेंस का कितना है, इतना। तो ये एक स्टेप और रह गया, बस मशीन का कब रिकॉग्नाइज करना है और मेंटेनेंस का कब रिकॉग्नाइज करना है, वो मेरा 5th स्टेप है। तो आपका टोटल क्या होगा, पहले कॉन्ट्रैक्ट देखो आप, इस कॉन्ट्रैक्ट इस क्वेश्चन पर सारे स्टेप अप्लाई करूँ तो क्या होगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या है मेरा, फोटोकॉपी की मशीन बेचने का और मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करने का। मतलब मेरा और कस्टमर का एक कॉन्ट्रेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया तब क्या देख लो उसमें काम क्या क्या है, तो फोटोकॉपी की मशीन और मेंटेनेंस सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, काम क्या है, दो हो गए, काम मतलब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। फिर ट्रांजेक्शन प्राइस, ट्रांजेक्शन प्राइस कितना हो गया, 1 लाख रुपया हो गया। ट्रांजेक्शन प्राइस कितना हो गया इसके अंदर, ये 1 लाख रुपये हो गया। फिर क्या देखो, इस 1 लाख को दोनों पर अलोकेट करना हो गया, 80 और 30 के रेशो में कर लिया। अब बस 80 वाले पर जो अलोकेट हुआ है वो कितना हुआ है, 727 और इस पर ये हुआ है। अब बस ये हो रह गया स्टेप 5th में कि ये कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा और ये कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अलोकेट करना तो समझ गए कैसे करना है, स्टैंड अलोन प्राइस के बेसिस पे। अब स्टैंड अलोन प्राइस का मतलब क्या होता है, अलग अलग बेचते हैं तो कितने में बेचते हैं, ठीक है। स्टैंड अलोन प्राइस का मतलब क्या है, द बेस्ट एविडेंस ऑफ स्टैंड अलोन प्राइस इज ऑब्जर्वेबल प्राइस ऑफ अ गुड्स और सर्विस वेयर द एंटिटी सेल्स द गुड्स और सर्विस सेपरेटली इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेज टू सिमिलर कस्टमर। सिमिलर सर्कमस्टेंसेज में इस तरह के कस्टमर को हम कितने में बेचते हैं, वो मेरा क्या है, स्टैंड अलोन प्राइस। ये जरूरी नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वही। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि फोटोकॉपियर मशीन कितने की पड़ेगी, 1 लाख की, और मेंटेनेंस सर्विस कितने की है, 40,000 की, और मैं तुमसे कितना ले लेता हूँ, सिर्फ 120। मैं तुमसे कितना ले लेता हूँ, 120। तो अब आप कह रहे हो कि मतलब ये 1 लाख है और ये 40,000 है, अलग अलग मैंने कॉन्ट्रैक्ट में ये स्टेट कर दिया। स्टेट मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि 1 लाख की फोटोकॉपियर की मशीन पड़ती है, 40,000 का ये पड़ता है, और इनको क्या कर दिया मैंने, इकट्ठा दिया है तुमने, इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट कितना कर दिया, 1,20,000। मुझे पता ही नहीं है, सॉरी, मेरे कहाँ पर ये पॉज हुआ, मेरा वीडियो रुका हुआ था। मैं एक बार वापस से बोल देता हूँ, पता नहीं मुझे कहाँ पॉज हुआ। देखो, तुम मुझसे एक फोटोकॉपियर मशीन खरीदने है और प्लस तुमने क्या लिया, मेंटेनेंस का भी कॉन्ट्रैक्ट मुझसे लिया। ये दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अलग अलग। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम अगर अलग अलग मुझसे खाली फोटोकॉपी मशीन खरीदते तो मैं तुमसे लेता 90, और मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट के तुमसे कितना लेता, 35। अलग अलग भी ये काम करवाते।
लेकिन मैंने तुमसे कितना चार्ज किया है, 1,20,000। मैंने तुमसे कितना चार्ज किया है, 1,20 दोनों काम इकट्ठे करने के लिए। अब मैं आता हूँ सेकंड सिचुएशन पे कि जो मैंने असल में तुम्हारे सामने नाटक किए हैं वो ये किए हैं। मैंने तुम्हारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा उसमें मैंने क्या लिखा, 1,00,000 तो इसका और 40,000 इसका, 1,40। बट तुम हमारे प्रेस्टीज कस्टमर हो इसलिए हम तुम्हें कितने पर दे रहे हैं, 1,20 पे। तो अब मुझे बताओ कि 1,20 का अलोकेशन मैं किस रेशो में करूं, 90-30 में या 1,40,000 में? मुझे किस रेशो में करना है, 90 और 35, 30 बोल दिया मैंने, 90 और 35 में। क्योंकि स्टैंड अलोन प्राइस ये था। स्टैंड अलोन प्राइस का मतलब मैं तुमसे अलग से कितना चार्ज करता। कॉन्ट्रैक्ट में स्टेट किया हुआ प्राइस जरूरी नहीं है कि वो स्टैंड अलोन प्राइस हो, वहाँ तो आप जानबूझकर ज़्यादा बोलते हो जिससे क्या लगे, कि हमने आपको यूज डिस्काउंट दिया। जैसे आप कार वाले के पास जाते हो ना कार खरीदने, तो वो कार के रेट तुम्हें बोलेगा 6,00,000 रुपये, ठीक है। मेंटेनेंस के कितने बोलेगा, 7,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपया, टोटल हो गया 7,00,000। अब तुम कहते हो कि हमें दोनों चीज़ें लेनी है हम आपसे, और फाइनली आपने बार्गेनिंग कर कर आके इसको कितने में फाइनल किया, 5,00,000 में फाइनल किया। ज़्यादा हो जाएगा 5,00,000, चलो 5,50 में फाइनल किया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 5,50 में। लेकिन उस कार वाले को पता है कि हमने तो कार पर लिख रखा है 6,00,000, कोई खाली कार लेने भी आ जाए तो वो भी तो कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट मांगता ही, तो हम उसको कितना कर देते, 5-10 कर देते, ठीक है। और खाली मेंटेनेंस का लगभग भी हम कितना कर देते, 80,000 कर देते। तो 5,90 के आपने मुझे कितने दिए, 5,50। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस रेशो में बटेगा, क्योंकि कंपनी ये सोचेगी कि स्टैंड अलोन प्राइस क्या था, ना कि कॉन्ट्रैक्ट में स्टेटेड प्राइस के रेशो में बांटने। तो स्टैंड अलोन प्राइस के रेशो में बांटना है। जनरली स्टेटेड प्राइस और स्टैंड अलोन प्राइस एक हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अलग अलग हो, कि हम नहीं देते क्या आपका डिस्काउंट, ना इसमें देते ना इसमें देते, इकट्ठा लिया तो ही। लेकिन बार बार वापस मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, एस ये नहीं कह रहा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में कार का ये लिखा, मेंटेनेंस का ये लिखा, इस रेशो में बांट दो। आप स्टैंड अलोन प्राइस कार का क्या लेते हैं और मेंटेनेंस का क्या लेते हैं, इस रेशो में बांट दें, ठीक है। स्टैंड अलोन प्राइस का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में स्टेटेड प्राइस नहीं है। द ऑब्जर्वेबल प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज व्हेन एंटिटी सेल्स द गुड्स और सर्विस सेपरेटली, अलग अलग आप बांटते हैं। इन अ सिमिलर सर्कमस्टेंसेस टू द सिमिलर कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर भी स्टैंड अलोन प्राइस क्या हो सकता है, ज़्यादा। कस्टमर टू कस्टमर भी क्या हो सकता है, स्टैंड अलोन प्राइस ज़्यादा या कम हो सकता है। ये ए मेरा परमानेंट कस्टमर है, बड़ा ऑर्डर देता है, बी क्या है, परमानेंट नहीं है, रेगुलर कस्टमर नहीं है मेरा। तो ए के लिए उसी चीज़ का स्टैंड अलोन प्राइस 70 हो सकता है और बी के लिए कितना हो सकता है, 65। तो जब आप बी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टैंड अलोन प्राइस 65, बी के लिए 75 हो जाएगा। ये रेगुलर नहीं है ना, तो इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। तो बी के लिए स्टैंड अलोन प्राइस 75 मानेंगे और इसके लिए 70। एक ही कॉन्ट्रैक्ट में एक ही तरह की चीज़ बेचने में भी स्टैंड अलोन प्राइस अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये कह रहे सिमिलर कस्टमर। तो मेरे पास ए जैसा आया, कोई रेगुलर कस्टमर आया तो स्टैंड अलोन प्राइस अलग होगा, और कोई नॉन रेगुलर आया तो अलग होगा, ठीक है। Contractually stated price or list price for the goods may be but shall not be presumed to be standalone price। stated price हो सकता है कि हो standalone price, लेकिन हमेशा नहीं मानना, आपको देखना क्या है, standalone price। हाँ, stated price सही है, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन stated price आपने क्या है, ह्यूज डिस्काउंट दिखाने के लिए जानबूझकर इन्फ्लेट किया हुआ है, तो मुझे stated price में नहीं देखना किस रेशो में बांटना है, standalone price में, ठीक है। अब standalone price कई बार क्या नहीं होता, डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल होता नहीं है। डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल का मतलब क्या है, मैं कोई चीज़ मैंने कभी बेची नहीं है ऐसे अलग से। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने तुम्हें एक हार्डवेयर बेचा, एक सॉफ्टवेयर बेचा, प्लस मेंटेनेंस सर्विस दी। कोई तुमने ऐसी चीज़ खरीदी जो कंप्यूटर टाइप में इंस्टॉल होती है, तुमने वो भी लिया मुझसे, कंप्यूटर भी, प्लस उसमें क्या लिया, सॉफ्टवेयर भी डलवाया मुझसे कोई, और उसके अलावा मेंटेनेंस सर्विस भी ली। तो मान लो मुझसे कोई लैपटॉप वगैरह खरीदने आए, तो हार्डवेयर में अलग से मैंने हार्डवेयर भी दिया, उसमें आपने कुछ सॉफ्टवेयर भी डलवाए, कुछ मेंटेनेंस भी। अब इसमें से मैंने कभी भी मेंटेनेंस सर्विस किसी को अलग दी नहीं है। मेरे पास अलग से कोई मेंटेनेंस लेने आता ही नहीं है, मेंटेनेंस की सर्विस कोई अलग से लेने आता ही नहीं है। मेरे पास हार्डवेयर के साथ ही मेंटेनेंस बिकता है मेरा। तो मैंने आपको परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो 3 हो गए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मेंटेनेंस सर्विस। लेकिन ऐसे मेरे पास कोई आता ही नहीं है कि खाली मेंटेनेंस की सर्विस दे दो। जो मुझसे लैपटॉप कंप्यूटर खरीदता है वही आगे किसकी सर्विस लेता है, मेंटेनेंस की। तो मेंटेनेंस का मेरे को स्टैंड अलोन प्राइस हो सकता है पता ही ना लगे। मेंटेनेंस का हो सकता है कि तुमने मेरे से लैपटॉप खरीदा, ठीक है, फिर उसमें कुछ सॉफ्टवेयर डलवाए,
फिर आपने मुझसे बोला कि आपको इसको लैपटॉप को 5 साल के लिए क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, और इसका पर एनम आप मुझे रुपया बता दो। तो मेंटेनेंस की सर्विस क्या होता है, तो मुझसे अलग से लेता ही नहीं है, ठीक है, वही लेता है जो मेरे से हार्डवेयर खरीदता है। मैं दूसरों को भी ऑफर भले ही कर दूं कि मैं लैपटॉप वैसे भी आपके साथ कर मतलब साथ मतलब क्लीनिंग और करता हूँ, इसका मतलब जो करप्शन मतलब जो विंडो वगैरह या कोई भी चीज़ करप्ट होगी तो हम उसको सही करके दे देंगे, ठीक है। लेकिन कोई आता ही नहीं है मेरे पास, मेंटेनेंस सर्विस मैं अलग से प्रोवाइड कर ही नहीं रहा हूँ। जो मुझसे हार्डवेयर खरीदता है वही मुझसे से क्या लेता है, मेंटेनेंस की सर्विस लेता है, ठीक है। और वो भी कोई लेता है कोई नहीं लेता है, लेकिन मेंटेनेंस लेता वही है जो हार्डवेयर खरीदता है। तो ये इसका मेरे को स्टैंड अलोन प्राइस जरूरी नहीं है कि पता लगे। तो हर चीज़ जो आप बेच रहे हैं, आप जरूरी नहीं है कि हमेशा ही क्या है अलग अलग बेच ही रहे हो। तो आपको हर चीज़ का कई बार क्या नहीं पता होता, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पता नहीं होता। तो एज कहता है कोई बात नहीं, पता नहीं होता, डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है, तो भी हम आपको 3 मेथड बताते हैं। और ये 3 मेथड कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये 3 ही, आप किसी भी तरीके से पता लगाओ। सुटेबल मेथड्स फॉर एस्टिमेटिंग द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू। इंक्लूड मतलब ये है, लेकिन इतना ही नहीं है, आप और भी देख सकते हो। एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच, एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच क्या बोलती है कि दूसरे लोग मेंटेनेंस, आप नहीं करते कोई बात नहीं, मेंटेनेंस अलग से, आपके पास कस्टमर नहीं आते हैं इस चीज़ के, या आप इंटरेस्टेड नहीं है कि मेंटेनेंस में ज़्यादा आपको कमाई नहीं होती, आपको हार्डवेयर में कमाई होती है, और हार्डवेयर बेचने के लिए तो आप मेंटेनेंस कर देते हैं, लेकिन खाली मेंटेनेंस का काम आप नहीं करते। मेंटेनेंस सिर्फ इसलिए करते हो कि आपका हार्डवेयर सेल हो जाए, मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट साथ में दे देंगे तो, ठीक है। तो आप अलग से क्या नहीं करते, मेंटेनेंस करते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपका एसी का शोरूम है, आप एसी प्लस इंस्टॉलेशन दोनों सर्विस दे रहे हैं, लेकिन अलग से इंस्टॉलेशन आप अपने लेबर को नहीं बेचते, ठीक है। लेकिन दूसरे लोग तो करते ही है ना अलग से भी इंस्टॉलेशन। तो एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच, एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच का मतलब क्या है, द एंटिटी कुड इवेल्युएट द मार्केट इन विच इट सेल्स द गुड्स और सर्विसेज एंड एस्टिमेट द प्राइस दैट द कस्टमर इन दैट मार्केट वुड बी विलिंग टू पे फॉर दोज गुड्स और सर्विसेज। आप ये आइडिया लगाओ कि कस्टमर उस मार्केट में उस सर्विस का कितना देता है जिसका मेरे पास स्टैंड अलोन प्राइस नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे एग्जांपल में इंस्टॉलेशन का कस्टमर किसी दूसरे से करवाता तो कितना देता। इसमें हम कॉम्पिटिटर्स के प्राइस का ले सकते हैं, सिमिलर कॉम्पिटिटर्स इस तरह का प्राइस कितने में बेचते हैं, और उसमें थोड़ा क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। अब मेरा शोरूम है, मैं इसी मेरा हिटैची का शोरूम है, और दूसरी तरफ किसका है, कोई एक नॉर्मल लेबरर है, तो हिटैची वाला ऑब्वियस सी बात है इंस्टॉलेशन के उस लेबरर से तो क्या लेता, ज़्यादा ही लेता। या इस तरह की चीज़ें जो दूसरे लोग अलग से बेच रहे हैं, उनमें आप अपनी चीज़ों का अपना एडजस्टमेंट कर दो। आपका ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है इसलिए आपके मार्जिन थोड़े ज़्यादा रख सकते हो, या आपके ब्रांड वैल्यू कम है तो आपके मार्जिन उनसे थोड़े कम हो सकते हैं। आपकी कॉस्ट कटिंग, आप लार्ज स्केल पर काम करते हो इसलिए आपकी कॉस्ट कम पड़ती है, तो हो सकता है कि आप उनके जितना चार्जेस नहीं लेते। लेकिन मार्केट में दूसरे लोग जितना ले रहे हैं उसको एक बेस मान लो, और उसमें फिर प्लस माइनस कर दो, आपकी कॉस्ट कम ज़्यादा लगती है उनसे, या आपके मार्जिन एक्सपेक्टेशन उनसे कम ज़्यादा है। अगर मार्केट असेसमेंट अप्रोच के बजाय आप दूसरा कौन सा अप्रोच ले सकते हो, एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच। एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच का मतलब क्या है, आपको जिसका स्टैंड अलोन प्राइस नहीं पता लगा, उस चीज़ को बनाने की आपकी कॉस्ट प्लस उसमें आप अपना कितना मार्जिन एक्सपेक्ट करते हैं वो देख लो। मार्केट में अवेलेबल नहीं है इस तरह के कॉम्पिटिटर के प्राइस, तो आप क्या देख लो भाई, आप एक यूनिक टाइप की चीज़ बना रहे हो, दूसरे लोग बेच ही नहीं रहे, तो आप क्या देखो कि इसको बनाने की कॉस्ट प्लस इसमें आपने कितना मार्जिन एक्सपेक्ट किया वो देख लो। और थर्ड है रेजिडियल अप्रोच, इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, एक क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करूंगा रेजिडियल अप्रोच को। और 3-4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो किसी के लिए क्या कर सकते हो आप, तीन चार परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो किसी के लिए आप मार्केट अप्रोच लगा सकते हो, किसी के लिए एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन लगा सकते हो, किसी के लिए रेजिडियल अप्रोच लगा सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, ये भी आईसीआई का एजुकेशनल मटेरियल का है, लेकिन ये आपका स्टडी मटेरियल नहीं है, उसमें मत बोलो स्टडी मटेरियल नहीं है ये आईसीआई की क्वेश्चन। एंटिटी वाई एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल हार्डवेयर प्रोफेशनल सर्विस एंड मेंटेनेंस सर्विस फॉर ₹2 लाख। हार्डवेयर प्रोफेशनल सर्विस और मेंटेनेंस सर्विस, 3 काम है। मान लो एसी है, फिर उसका इंस्टॉलेशन है, और फिर क्या है उसका मेंटेनेंस है। मैं एग्जांपल सिंपल सा ले रहा हूँ एसी से, आपको समझ में आ जाए। बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, जैसे ये सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं तो ये सेल करती है, तो उसमें पहले वो क्या कहती है, कंप्यूटर वगैरह हमारे इतने के पड़ेंगे, प्लस इसको इंस्टॉल करना, प्लस मेंटेनेंस। जैसे आप कोई सेटेलाइट फ्रेंचाइजी लो तो वो बहुत सारे इक्विपमेंट आपको बेचते हैं, हार्डवेयर, फिर इंस्टॉलेशन मतलब इसको इंस्टॉल करना, मेंटेनेंस मतलब इसको आगे मेंटेन भी रखेंगे। तो 3 है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, हार्डवेयर, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। एंटिटी वाई डिटरमाइंस दैट ईच ऑफ द प्रोमिस गुड्स और सर्विसेज रिप्रेजेंट अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। हम मान रहे हैं एंटिटी वाई ने क्या डिसाइड किया, तीनों ही क्या सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, बिकॉज द एंटिटी फ्रीक्वेंटली सेल्स प्रोफेशनल सर्विस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस। मतलब ये अलग अलग कंपनी बेचती है, इसका मतलब क्या है, कस्टमर भी इसका अलग अलग बेनिफिट ले सकता है।
तो कस्टमर अलग अलग बेनिफिट ले सकता है, और हमने विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी इसको अलग अलग सोचा होगा, तो ये कह रहे हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अलग अलग है। याद है ना, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब अलग होते हैं, जब कस्टमर अलग से बेनिफिट ले ले प्लस विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी अलग हो। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोफेशनल सर्विस, मेंटेनेंस सर्विस। प्रोफेशनल सर्विस का स्टैंड अलोन प्राइस कितना है 25, और मेंटेनेंस का कितना है 15। इसको मैंने इंस्टॉलेशन को ही क्या बोले प्रोफेशनल, तो 25 और 15 इन दोनों का स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस दे दिया। द एंटिटी वाई रेयरली सेल्स द हार्डवेयर ऑन स्टैंड अलोन बेसिस, कोई आता ही नहीं है जो खाली हार्डवेयर ले जाए, इंस्टॉल तो करवाएगा ही करवाएगा, तो इसलिए कहता है खाली हार्डवेयर का तो स्टैंड अलोन प्राइस हमें पता ही नहीं है। सो इट डिटरमाइंस द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ ₹185 बेस्ड ऑन हार्डवेयर अंडरलाइंग कॉस्ट। इसने आइडिया लगाकर 185 किया। कैसे लगाया आइडिया, हार्डवेयर की कॉस्ट प्लस टारगेट एंटिटीज टारगेट कॉस्ट एंड अमाउंट ऑफ मार्जिन। मतलब कौन सा मेथड लगाया, सेकंड। पहला मेथड क्या था, एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच, और दूसरा क्या था, कॉस्ट प्लस मार्जिन। तो इसने कौन से लगाया, कॉस्ट प्लस मार्जिन से। मुश्किल होगा रियल में निकालना, लेकिन आपको एग्जाम में ये क्या होगा, साफ साफ दिया होगा, बड़े सब्जेक्टिव मैटर होगा ना ये। तो इसका हमने स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कितना कर लिया 185। और अब बताओ सारी चीज़ें कितनी करी है। इस लाइन को एक बार इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो ये 2 एक्सेप्शन थे ना जो आपके साथ डिस्कस किए थे, उससे रिलेटेड है, इसको मत पढ़ो। हाउ दिस ट्रांजेक्शन प्राइस विल बी एलोकेटेड टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कैसे अलोकेट होगा। टोटल कितना लिया है पहले ये बताओ, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने का हुआ है 2 लाख का। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने का हुआ है 2 लाख का। एंटिटी वाई एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल हार्डवेयर प्रोफेशनल सर्विस एंड मेंटेनेंस सर्विस, तो टोटल मिलाकर कितने का हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख का। तो अब 2 लाख को किस रेशो में एलोकेट करना है, दिस इज टू दिस इज टू दिस। ये पिछले क्वेश्चन से एक्स्ट्रा क्या है इसमें, बस इसका स्टैंड अलोन प्राइस पता नहीं था, तो ये कैसे हमने निकाला है, कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच से। 185, 25 और 15 के रेशो में बांट दो। तो ये क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंगली एंटिटी वाई शैल एलोकेट द परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या है, ट्रांजेक्शन प्राइस। जो इसे इसमें वर्ड यूज किया हुआ है वो ट्रांजेक्शन प्राइस है। टू 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑफ हार्डवेयर सर्विस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज बेस्ड ऑन देयर स्टैंड अलोन प्राइस, वो क्या है 185, 25 और 15,000। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट का जो तुम्हारा स्टडी मटेरियल वाला है वो क्वेश्चन कर रहे हैं। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर टू सेल ए बी सी इन एक्सचेंज फॉर 10,000। 3 है प्रोडक्ट ए बी और सी, कितने में 10,000 में। एंटिटी विल सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम मतलब अलग अलग। देखो अब अगला स्टेप हम क्या पढ़ेंगे, जब जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होता जाएगा तब तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। 5वां स्टेप जो मेरा आखिरी स्टेप है उसमें मैं आपको क्या सिखाऊंगा, जब जब क्या होता जाएगा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाएगा तब तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना। तो अब ए बी सी तीनों एक ही साथ क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, तो हम अलोकेट करके कर भी क्या लेंगे, तीनों एक ही साथ सेटिस्फाई होंगे तो तीनों का रेवेन्यू एक ही दिन बुक होना है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ए कभी अलग सेटिस्फाई हो, बी कभी अलग सेटिस्फाई हो, सी कभी अलग दिन सेटिस्फाई हो, तब हमें इस 10,000 को क्या करना पड़ेगा, ए बी सी पर अलोकेट करना पड़ेगा ताकि टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू मेरी सही रहे। तो इसलिए कह रहा है कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर एक्स होंगे। अगर सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर होगा तो अलोकेशन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा अलोकेशन का मतलब, क्योंकि फिर तो रेवेन्यू तो चल अलग बांट भी लो तो भी सारा का सारा 10,000 का रेवेन्यू एक ही दिन बुक होगा। भाई ए का इतना, बी का इतना, सी का इतना आपने बांट लिया। अब बाद में तीनों ही चीज़ें एक साथ ही सेटिस्फाई होती है, तीनों ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक साथ ही सेटिस्फाई होते हैं। तो मैं 5th स्टेप में बताऊंगा, फिर रेवेन्यू भी उसी समय बुक कर लो जब सेटिस्फाई हो जाए। तो अलोकेशन का फायदा कब होगा, जब ये अलग अलग टाइम पर हो। तो कह रहे डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर सेटिस्फाई होंगे। ज़्यादा ये समझ नहीं आएगा, अगले स्टेप के बाद ये समझ में आ लेते हैं। द एंटिटी रेगुलरली सेल्स प्रोडक्ट ए एंड बी एंड देयरफॉर स्टैंड अलोन प्राइस इज डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। कह रहा है बी मैंने गलती से बोल दिया, खाली ए का इनको स्टैंड अलोन प्राइस पता है, बट बी और सी का डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है। बी और सी का डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है। बिकॉज द स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ बी एंड सी आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, द एंटिटी मस्ट एस्टिमेट देम। ये तो मुझे ही पता है। टू एस्टिमेट द स्टैंड अलोन प्राइस द एंटिटी यूजेस द एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच फॉर बी। पहला मेथड किसके लिए लिया इसने, बी के लिए, और एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन फॉर सी। तो आप ऐसा नहीं है कि इसके लिए ये लिया तो इसके लिए भी यही लो, इसके लिए एडजस्टेड ले लिया, इसके लिए एक्सपेक्टेड। तो ये 5,000 इसका तो पता ही था, इसका 2,500 का और 7,500 का हमने वो मेथड लगा के निकाले। टोटल कितना हो गया 15,000। तो 15,000 है और ये कितने 10,000। तो 5,000, 2,500 और 7,500 के रेशो में बांट दिया इसने। 3,300 आ गया ए का, 1,700 आ गया बी का और 5,000 आ गया सी का। अब एक जब ए का परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जब सेटिस्फाई हो जाएगा तब क्या कर देंगे हम,
तब ए का रेवेन्यू बुक कर देंगे, बी का जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बी में जो भी है तब बी का सी दे देंगे, जब सी का तो वो नेक्स्ट में बताएंगे हम ए का कब बुक करना है, बी का कब बुक करना है, सी का फिफ्थ स्टेप में। बट ए का इतना है, बी का इतना है, सी का इतना है, ये तो पता लग रहा है ना, ए का इतना है, बी का इतना है, सी का इतना है। अब हम क्या कर रहे हैं, अलोकेटिंग अ डिस्काउंट। अब उसमें तुम्हें याद है एक्सेप्शन थे दो, बात की थी ना मैंने, किस रेशो में बांट देना, स्टैंड ऑन प्राइस के, लेकिन इसमें दो एक्सेप्शन है। उसमें पहला एक्सेप्शन अभी कर रहे हैं, दूसरा हम क्या करेंगे अगली क्लास में। अलोकेटिंग डिस्काउंट। अलोकेटिंग डिस्काउंट का मतलब क्या है समझना। अभी मान लो 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ए बी सी, चाहे आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कुछ भी मान लो, 3 काम करने हैं मुझे, ठीक है। 1,80,000 ये इनका स्टैंड ऑन प्राइस, ठीक है। और मैंने इससे कितना लिया, या एक बार मैंने थोड़ा सा चेंज करा ताकि पॉइंट्स का झंझट खत्म हो जाए। 2 लाख, और मैंने इनसे टोटली कितना लिया, 1.5 लाख। मैंने इनसे टोटली कितना लिया, 1.5 लाख। तो मैं अभी क्या कह रहा हूँ, 1.5 लाख को इस रेशो में बांट दो, 1.5 लाख को इस रेशो में बांट दो। 75% किया मैंने सभी चीज़ों का, क्या 2 लाख का 75% किया मैंने 1.5 लाख, तो इसका भी 75, इसका भी 75, इसका भी 75, इस रेशो में आप बांट लो, यही हो रहा है। तो जो डिस्काउंट बन रहा है वो किस में एलोकेट हो रहा है, सभी प्रोडक्ट पर प्रोपोर्शनेटली एलोकेट हो रहा है। कितने रुपए सस्ता दे दिया हमने तीनों को, 50,000, तो वो सभी प्रोडक्ट्स पर क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनेटली एलोकेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन अब मैं तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ, अब तुम बताना कि क्या प्रोपोर्शनेटली एलोकेट होना चाहिए या नहीं। इसको देखकर तो तुम्हें लग रहा है कि हाँ सही सही है कि सब पर टोटल पर 50,000 का डिस्काउंट है, तो सब पर थोड़ा थोड़ा क्या हो गया एलोकेट, सबका सेलिंग प्राइस थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया। थोड़ा थोड़ा एलोकेट हो रहा है तो तुम्हें क्या लग रहा है, सबका सेलिंग प्राइस थोड़ा थोड़ा कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना मेरी बात, ये प्रोडक्ट मेरा ये नाम से चलता है, नाम से चलता है मतलब इसमें डिस्काउंट देने की जरूरत ही नहीं है, खूब बिकता है। ये बी और सी थोड़े कम बिकने वाले हैं, तो ये मैं 1 लाख में बेचता हूँ, ये मैं 30 में बेचता हूँ, और ये मैं 25 में बेचता हूँ। अब मेरे पास कोई कस्टमर आता है ना, इसके ए के साथ कोई बी भी मांगता है, तो मैं कहता हूँ ए का तो एक आना ही कम नहीं करूँगा, ये तो मेरा वेल इस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट है। लेकिन कोई बी और सी इकट्ठे लेता है ना, तो मैं उनको कितना में दे देता हूँ, 50 में। ठीक है, ये कम बिकते हैं, इकट्ठे बिक रहे हैं, तो 5,000 रुपये क्या कर देते हैं, ठीक है। अब मेरे पास एक कस्टमर आया जिसने ए भी लिया, बी भी लिया और सी भी लिया, और मैंने उससे कितने रुपए लिए, 1,50,000 रुपये लिए। मैंने उससे कितने रुपए लिए, 1,50,000, ठीक है। ये ए का स्टैंड अलोन प्राइस था 1 लाख, बी का कितना था 30,000, और सी का कितना था 25। लेकिन मैंने ये मेरे बी और सी भी, जब भी मैं अलग से भी बेचता हूँ ना बी और सी, तो उनको 50 बेच देता हूँ, तो इन दोनों में ही डिस्काउंट कितना है, 5,000। बी और सी के बंडल में ही, बी और सी का एक बंडल बना, इसका ही डिस्काउंट कितना है, 5,000। और ए बी सी और तीनों का भी बंडल बनाया, तो तीनों का कितना था, 155, और उसमें भी डिस्काउंट कितना आ रहा है, 5,000 ही आ रहा है। तो आप अब अगर 1 लाख और 30,000 और 25,000 के रेशो में बांटोगे तो कुछ डिस्काउंट ए पर भी आ जाएगा, कुछ डिस्काउंट ए पर भी आ जाएगा। जबकि इस एग्जांपल में बिल्कुल क्लियर है कि डिस्काउंट ए पर तो है ही नहीं, क्योंकि इन्हीं पर ही दे रहा हूँ मैं 5,000 का डिस्काउंट, और टोटल में भी कितने का डिस्काउंट दे रहा हूँ, 5,000 का। तो इसका मतलब क्या है, टोटल में भी कितने का डिस्काउंट दे रहा हूँ, 5,000 का। तो डिस्काउंट सिर्फ किस पर जाना चाहिए, बी और सी पर ही जाना चाहिए। फिर से सुन लो, ये ए प्रोडक्ट है, ये बी प्रोडक्ट है, ये सी प्रोडक्ट। ये 40,000 का बेचता हूँ तो 40 का ही बेचता हूँ, किस कोई आ जाए भले ही, कोई दिक्कत नहीं है, अपने नाम से चलता है ये प्रोडक्ट, तो 40 में ही बेचेंगे। ये कम बिकते हैं 30, 20, 50, लेकिन ये भी कोई इकट्ठा आ जाए तो इसको मैं कितने में दे देता हूँ, 45 में, ठीक है। अब एक कस्टमर आया, उसके तीनों ऑब्लिगेशन मैंने ले लिए, ए बी, बी बी और सी बी, और कितने रुपए लिए उससे, 85,000। तो अभी मैं आपको क्या सिखा रहा था, 85,000 ए बी और सी में एलोकेट कर दो 40, 30 और 20 के रेशो में। तो जब 40, 30 और 20 के रेशो में करेंगे तो ये आएगा 90 से 85 हो गया, तो 5,000 तीनों में बट गया थोड़ा थोड़ा। ए में भी एलोकेट हो जाएगा, जबकि ए पे डिस्काउंट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो इन बी और सी के बंडल में डिस्काउंट था वही टोटल बंडल में डिस्काउंट है। तो इसका मतलब डिस्काउंट तो सिर्फ किस पर है, बी और सी पर। यही बात एश कहता है कि अगर आप क्या करते हैं, सभी प्रोडक्ट अलग अलग बेचते हैं और एक बंडल भी अलग अलग बेचते हैं, और उस बंडल में जो डिस्काउंट है वो शर्त क्या बोलेगा कि आप ए बी सी अलग अलग बेचते हैं, और बी और सी को इकट्ठा भी बेचते हैं डिस्काउंट पर,
क्या बोलेगा, आप ध्यान रखना ये कि लैंग्वेज वहाँ ए बी सी नहीं लिखा होगा, वहाँ अलग तरह से लिखा होगा, लेकिन ये माइंड में कैरी करोगे तो वो समझ में आएगा। आप क्या करते हैं, ए बी बेचते हैं अलग से, बी भी बेचते हैं अलग से, और सी भी बेचते हैं अलग से, और बी सी के बंडल को इकट्ठा भी बेचते हैं, डिस्काउंट पर बेचते हैं। पहली शर्त क्या कहेगा वो, ए बी सी अलग अलग बेचते हैं, ए बी सी अलग अलग बेचते हैं। फिर कहेगा वो बी और सी के बंडल को इकट्ठा भी डिस्काउंट पर बेचते हैं, और टोटल जब इकट्ठा बेचा तो वही डिस्काउंट है जो बी और सी का है, टोटल में भी वही डिस्काउंट है जो बी और सी का है। तो डिस्काउंट सिर्फ किस पर जाना चाहिए, बी और सी पर, ना कि ए पर। Allocation of discount. Entity shall allocate a discount entirely to one or more but not all. वन और मोर मतलब हमने हमारे एग्जांपल में किस में किया, बी और सी पे किया, बट नॉट ऑन ऑल, ए बी सी पर नहीं किया। सब पर नहीं करना, सिर्फ कुछ पर ही कर दो, सब पर डिस्काउंट। पहले तो स्टैंड अलोन में बांटेंगे, पहला स्टेप तो क्या होता है, स्टैंड अलोन में बांट दो, लेकिन स्टैंड अलोन में बांटेंगे तो डिस्काउंट तो फिर सब पर चला जाएगा। अब ये कह रहा है सब पर ना जाकर कुछ पर ही डाल दो। इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट, एंटिटी रेगुलरली सेल्स ईच डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विस, मतलब ए बी सी अलग बेचती है। द एंटिटी आर रिक्वायर्ड टू द एंटिटी ऑल्सो रेगुलरली सेल्स अ स्टैंडअलोन बेसिस अ बंडल ऑफ सम ऑफ दोज डिस्टिंक्ट गुड्स, उसमें से सम ऑफ दोज का मतलब उनमें से किसी को बंडल बनाकर भी बेचती है एट अ डिस्काउंट। मतलब ये क्या कह रहा है, बी और सी को डिस्काउंट पर भी बेचती है, ए बी और सी को अलग अलग भी बेचती है। और तीसरी बात क्या कह रहा है, डिस्काउंट एट्रीब्यूटेबल टू ईच बंडल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो बी और सी का बंडल पर डिस्काउंट था इज सब्सटेंशियली द सेम एज द डिस्काउंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो बी और सी के बंडल में डिस्काउंट था, बी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, बी और सी का बंडल, तो बी और सी के बंडल पर जो डिस्काउंट था वही सब्सटेंशियली सेम डिस्काउंट है किसमें, कॉन्ट्रैक्ट में। तो क्या करेंगे, इससे तो साफ क्लियर हो रहा है कि वो डिस्काउंट सिर्फ किसका है, बी और सी का। ठीक है, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, ए और बी का स्टैंडअलोन प्राइस है 40-30, सी और डी का कितना है 20 और 10, कितना हो गया 1 लाख। लेकिन सी और डी इकट्ठे जब देते हैं हम तो 28,000, और ये भी इकट्ठे जाते हैं तो कितने में 65 में। इनमें भी 5,000 का हम डिस्काउंट दे देते हैं, और इसमें कितना का डिस्काउंट देते हैं 2,000 का। और टोटल किसी एक आदमी ने इकट्ठा लिया तो भी मैंने कितना दिया उसको 93। एक आदमी इकट्ठा होकर इकट्ठे ले गया, ए भी ले गया, जनरली मेरे ए और बी मतलब प्रोडक्ट अलग से बिकते हैं, ठीक है, और उनका कितना देता हूँ मैं डिस्काउंट, 40, 30 पे 70 पे 5,000। सी और डी इकट्ठे बिकते हैं, उनमें मैं कितना डिस्काउंट देता हूँ 2,000। तो और टोटल कितना डिस्काउंट हो गया, 5 और 2 7, और ओवरऑल भी कितना हो गया 7। ओवरऑल भी सारों एक कस्टमर आया जो ए बी साथ में ले गया, सी डी साथ में ले गया, ऐसे नहीं, उसने कहा ए बी सी डी चारों प्रोडक्ट चाहिए, चारों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मेरे को साथ में देने, मैंने बेचे, तो कितना हो गया 93,000। अब मैं 93,000 में सब में सेम रेट ऑफ डिस्काउंट नहीं मान सकता, सब में सेम रेट ऑफ डिस्काउंट नहीं मान सकता। मैं डिस्काउंट कैसे मानूंगा, 65,000 अलोकेट करूंगा 40 और 30 के रेशो में, और सिमिलरली 28,000 अलोकेट करूंगा सी और डी में, किस रेशो में, 20 और 10 के रेशो में, और टोटल 93,000 ऐसे आएगा। सबको सेम रेट से नहीं मान सकता डिस्काउंट, कि मैं सीधा ये नहीं बोल सकता ए बी सी डी टोटल है 93,000, तो इसको किस रेशो में बांट दो, 40 30 20 10, फिर तो 7,000 का डिस्काउंट सीधा सब में सेम रूप से चला गया, सेम परसेंटेज से चला गया, लेकिन डिस्काउंट का परसेंटेज इन दोनों में अलग था, इन दोनों में अलग था। तो आप ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ये भी निकलेगी उन्हीं बातों से जो लैंग्वेज मैंने आपको पढ़ाई है, क्योंकि मैंने पहले आपको एग्जांपल लिया एक ही बंडल का एग्जांपल लेके, अगर बंडल दो अलग अलग भी बिकते हैं तो भी यही चलेगा। एंटिटी रेगुलरली सेल्स स्टैंड बेसिस अ बंडल और सम ऑफ दोज डिस्टिंक्ट गुड्स, बंडल के साथ क्या लिखा हुआ है, बंडल्स। तो मेरे सेकंड वाले एग्जांपल में क्या थे, बंडल्स थे। बंडल्स का मतलब ए बी का अलग बंडल था, सी और डी का अलग बंडल था। तो ठीक है, बस डिस्काउंट जिसका है उस पर डालना है, बस अगर सिंपल लॉजिकल बात तो ये है, डिस्काउंट सब में नहीं है, किसी अलग पार्ट में अलग डिस्काउंट है, अलग पार्ट में अलग डिस्काउंट है, तो ऐसे ही डालना चाहिए, सिंपल सी बात ये कहना चाहता है, ऐसी कंडीशन बना रहे। ठीक है, एन एंटिटी रेगुलरली सेल्स प्रोडक्ट एक्स वाई जेड इंडिविजुअली देयरबाय एस्टेब्लिशिंग द फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्राइस। एक्स वाई जेड में अलग अलग बेचता हूँ, 50 25 और 45, तो कितना आ गया 1,20। 50 25 और 45 में अलग अलग बेचता हूँ तो कितना आ गया 1,20,000। इन एडिशन एंटिटी रेगुलरली सेल्स प्रोडक्ट वाई एंड जेड टुगेदर फॉर 50,000। वाई और जेड को अलग से भी मैं कितना में बेच देता हूँ 50 में, तो
तो इन दोनों में डिस्काउंट कितना है, 70 का कितना हो गया 50, 20,000 है। वाई और जेड में ही 20,000 का डिस्काउंट है। केस ए, ये तो हेडिंग डाल दी, इससे तो पेपर में नहीं आएगा ना हेडिंग डाल के, क्या है आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। द एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर टू सेल प्रोडक्ट एक्स वाई जेड इन एक्सचेंज फॉर 1 लाख। तीनों टोटल में डिस्काउंट कितना आ रहा है 20,000। एक 20 की चीज़ हमने कितने में दे दी 1 लाख में, तो टोटल में वही डिस्काउंट आ रहा है जो एक्स और वाई और जेड के बंडल पर था। तो बताओ डिस्काउंट एक्स पर एलोकेट करूं या नहीं, डिस्काउंट एक्स पर एलोकेट करूं या नहीं। हमने ये तीनों चीज़ें कितने में बेची है 1 लाख में, तो कितने का डिस्काउंट दिया है 20,000, और 20,000 का ही डिस्काउंट इन दोनों में, 20,000 का ही डिस्काउंट वाई और जेड में। तो इसका मतलब क्या है, एंटिटी सबको अलग अलग बेच रही है एक्स वाई जेड को, और बंडल को भी अलग बेचती है एंटिटी, और जो बंडल में डिस्काउंट है वही टोटल में डिस्काउंट है, तो बंडल वाले पार्ट पर ही डिस्काउंट एलोकेट होगा। तो डिस्काउंट सिर्फ किस पर एलोकेट होगा, वाई और जेड पर। तो कैसे निकालोगे आप, 50,000 इज इंडिविजुअली एलोकेटेड टू प्रोडक्ट, कितना था, मैं एक बार आंसर में बाद में पढ़ाता हूँ। ये का ये बताओ कितना आएगा, बताओ कैसे आएगा रेवेन्यू। एक्स का कितना आएगा 50, और वाई और जेड 50,000 किस रेशो में बटेगा 25 और 45 में। अब पढ़ो आंसर में, वाई और जेड कितना हो गया 50,000, और वो किस रेशो में बटेगा 25 और 45 के रेशो में। तो वाई का अब टोटल में अगर आंसर बोलूँ तो एक्स का कितना है 50, वाई का कितना है 17,857, और जेड का कितना है 32,143। अब इसका क्वेश्चन क्या है, द एंटिटी विल सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। और क्या आगे अलग क्वेश्चन है इसका, और क्या आगे अलग क्वेश्चन है। तो जब अलग अलग डिफरेंट ये सेटिस्फाई होंगे अलग अलग टाइम पे, तो एक्स का जितना है वो, एक्स का 50,000 है वो उस समय रिकॉग्नाइज करना जब एक्स सेटिस्फाई हो जाए, वाई का 17,857 तब रिकॉग्नाइज करना जब ये सेटिस्फाई हो जाए, और जेड का 32,143 तब रिकॉग्नाइज करना जब वो सेटिस्फाई हो। और या फिर ये क्वेश्चन और क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट वाई एंड जेड आर सेम पॉइंट ऑफ टाइम। वाई और जेड कब होते हैं सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब वाई और जेड सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर होंगे तो वाई और जेड में एलोकेट करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि इनका रेवेन्यू कैसे ही करते बुक होना है, एक ही टाइम पर बुक होना है, तो अलग अलग करने का बुक फायदा ही नहीं है। अलग अलग कर भी लोगे तो 50,000 उसी दिन बुक होगा जब वाई और जेड डिस्चार्ज हो गए। सर वाई और जेड अलग अलग हो जाए, अलग अलग हो जाए तो बात कर ही ली ना, लेकिन वाई और जेड एक साथ ही सेटिस्फाई होते हैं डिस्चार्ज होते हैं, तो अलग अलग करने का फायदा ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं वाई और जेड जब सेम टाइम पर डिस्चार्ज हो जाए तब क्या होगा, 50,000 का 50,000 क्या है सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मान के उनको वाई और जेड को साइमल्टेनियसली बुक कर लो। तो वाई और जेड में भी डिस्काउंट अलोकेट करने का मतलब कब है, जब वाई और जेड अलग अलग टाइम पर क्या होंगे डिस्चार्ज होंगे। ठीक है, अब इसका केस भी रह गया रेजिडुअल अप्रोच, जो मैंने तुम्हें कहा था ना मैं अलग से कराऊंगा। 3 अप्रोच थी ना, जब स्टैंड अलोन प्राइस नहीं बताओ, जब स्टैंड अलोन प्राइस नहीं बताओ तो 3 अप्रोच थी। मार्केट प्लस, ये एडजस्टेड मार्केट वाली, कॉस्ट प्लस वाली, और रेजिडुअल अप्रोच। तो ये रेजिडुअल अप्रोच कब समझ में आएगी, जब ये केस बी करेंगे, लेकिन केस बी हम कब करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, केस बी और केस सी। ठीक है।